यह बात तब की है जब मैं पुणे में जॉब करता था। मुझे पुणे में आए बस कुछ ही साल हुए थे। ज़िंदगी बहुत आराम से कट रही थी। अचानक एक दिन मेरे बुआ के बेटे का मुझे फ़ोन आया। वह मुझसे कहने लगा, मेरी माँ की तबीयत कुछ दिनों से बहुत ख़राब है। मैं 3 से 4 दिनों में भारत वापस आ जाऊँगा। तब तक आप मेरी माँ के पास जाकर उनका ध्यान रखिए। मैं मेरे बुआ के पास जाने के लिए तैयार हो गया। मेरी बुआ नासिक के एक गांव धुलसार में एक हवेली में रहती थी। मैंने तुरंत ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ले ली और धुलसार के लिए रवाना हो गया। मेरे गांव पहुंचते ही मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। मैं खूब मस्ती करता और बुआ की खूब डांट खाता। बुआ बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी और एकदम डरावनी हट्टी कट्टी दिखती थी। पर आज मैंने जिस बुआ को देखा उसमें वह बात नहीं थी। उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे गुलाब का फूल मुरझा जाता है। पर आज भी बुआ की आवाज़ बिल्कुल वैसे थी जैसे मेरे बचपन में हुआ करती थी और उनकी आंखें आज भी डरावनी और काली। मैं जैसे ही बुआ के पास गया, वे बोली, आ गए बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। अब तुम आ गए, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। मैं डर गया। मैंने बुआ से कहा, आपको कहाँ जाना है? तब वे बोली, सोने। और कहा। बुआ का एक नौकर था जिसका नाम था दामू। उसने मुझे अपना कमरा दिखाया। मैं बुआ की बातें सुनकर अभी भी डरा हुआ था। मैं जिस कमरे में सोने वाला था उस कमरे में स्प्रिंग्स लगे हुए थे। इसीलिए जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ, उस कमरे का दरवाज़ा एकदम से बंद हो गया। मैं थोड़ा डरा ज़रूर, पर फिर अपने आप को समझा लिया कि यह स्प्रिंग के वजह से हुआ है। मैंने इसके बारे में सुबह होते ही दामू को बताया। तब वो बोला, क्या साहब, स्प्रिंग को टूटे तो कई साल हो गए हैं, अब किसी भी दरवाजे में स्प्रिंग नहीं। यह बात सुनकर मुझे यह हवेली थोड़ी अजीब लग रही थी, पर फिर भी मुझे बुआ के लिए इस हवेली में रहना पड़ा था। कुछ देर बाद मैं नहाने चला गया। मैंने नल शुरू किया, आधी बाटली भर गई, फिर नल अचानक से बंद हो गया। मैं तुरंत दामू को बुलाने गया। जब दामू को लेकर मैं बाथरूम में आया, तब क्या देखता हूँ कि नल भी शुरू है और बाटली भी पूरी भरी हुई है। यह देखकर तो मैं और डर गया। मैं यह बात तो समझ गया था कि इस हवेली में कुछ अजीब है। उसी रात को मुझे बुआ के बेटे मेध का फ़ोन आया। मेध ने मुझे कहा कि मैं 2 से 3 दिनों में वहाँ आ जाऊँगा। उसके बाद फिर माँ को लेके फ़ॉरेन में चला जाऊँगा और यह हवेली बेच दूँगा। यह बात कहते ही मेरे सामने पड़ा हुआ कांच टूट गया। अचानक से फ़ोन की रेंज चली गई और फ़ोन कट गया। फिर मेरी उस रात को मेध से बात ही नहीं हुई। मुझे उस पूरी रात नींद ही नहीं आई। मैंने चद्दर अपने मुंह के ऊपर ओढ़ ली, पर ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे ऊपर नज़र रख रहा है। मैं फिर डर के मारे दामू के कमरे में चला गया और वहीं पे सो गया। बुआ का बचपन से यह कहना था कि यह हवेली उसकी है और वे उस हवेली में किसी को रहने नहीं देगी। इसी के चलते उन्होंने अपने घर में किसी भी देवता को नहीं रखा था। यहाँ तक कि उन्होंने किसी का फ़ोटो भी उस घर में नहीं लगाया था। वह हमेशा एक ही बात कहती थी कि यह हवेली मेरी है और इस हवेली को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी। मुझे रात को दामू के कमरे में सोते हुए बहुत अजीब अजीब से आवाज़ आने लगे। मैंने दामू से कहा कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या यहाँ पर कोई पुस्तक है? तब दामू ने कहा कि नीचे कमरे में बड़े साहब का पुस्तकालय है, वहाँ आप जाइए और जो पुस्तक आपको पसंद आए वो पढ़िए। मैंने ठीक वैसा ही किया। मैं उस कमरे में गया और वहाँ से एक किताब निकाल ली। मैं जैसे ही एक कुर्सी पे बैठा, वो कुर्सी टूट गई। मैं फिर से दामू को बुलाने गया। जैसे ही मैं दामू को उस कक्ष में लेके आया, तब देखता हूँ
कि वह कुर्सी जुड़ी हुई है और वह कहीं से भी टूटी नहीं है। वह देखकर मैं और भी डर गया। अब मुझे पक्का विश्वास हो चुका था कि कुछ ना कुछ इस हवेली में अजीब है, और जब से मैं आया हूँ तब से यह हवेली नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूँ। मैं अब दामू के कक्ष में सोने को चला गया। अचानक से ऊपर वाले कक्ष से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। इस बार मेरे साथ दामू भी डर गया। मैंने उसे कहा कि चलिए दोनों जाकर देख आते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है, परंतु वो डरा हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब कहीं मत जाइए, यहीं पर रुकिए। अचानक से बत्तियाँ बंद चालू होने लगी और बिल्ली के चिल्लाने की आवाज़ ज़ोर ज़ोरों से आने लगी। हम दोनों ही ज़ोर ज़ोर से भाग के हवेली के नीचे उतर गए। तब हमने देखा कि बुआ के कमरे में बत्ती बंद चालू हो रही है। बुआ के कमरे से एक अजीब से दिखने वाला जीव अपने मुंह में उस बिल्ली को लेकर छत पर चढ़ गया। हम दोनों तो यह देखकर हक्के बक्के रह गए। वह जीव बहुत बड़ा था। उस जीव ने उस बिल्ली के मुंडी को पकड़ रखा था और वह उस बिल्ली को झुला रहा था। एक बार तो उस जीव ने इतने ज़ोर से झुलाया कि उस बिल्ली का धड़ अलग हो गया और उसका सिर अलग हो गया। उस बिल्ली का धड़ आकर हमारे सामने गिरा और हम ज़ोर से चिल्लाए। वह जीव छत से छलांग मारकर हमारे सामने आ गया। हम दोनों के दोनों बहुत डर गए। हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था, यहाँ तक कि हम हिल भी नहीं पा रहे थे। उस जीव ने हमारे पास देखा और हम देखते हैं तो क्या, उस जीव का चेहरा हूबहू मेरे बुआ के साथ मिल रहा था और वह मेरे पास देखकर बोला कि यह बंगला मेरा है, यह हवेली मेरी है और यह मैं किसी को नहीं दूंगी। इतना बोलकर वह जीव फिर से मेरे बुआ के कमरे में चला गया। मैंने जैसे तैसे करके बुआ के कमरे में जाने की हिम्मत की। मैं दामू को लेकर बुआ के कमरे में दाखिल हुआ और देखता हूँ तो क्या, बुआ का मृत शरीर उनके पलंग पे पड़ा हुआ है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर आए और बुआ का मृत शरीर लेकर गए। तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर, मेरे बुआ की मृत्यु किस समय पर हुई थी? तब डॉक्टर बोले कि उनकी मृत्यु 11:30 बजे हुई थी। यह सुनकर हमें बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जिस समय हमने उस जीव को देखा उस समय 3:30 बजे थे और वह जीव बुआ के कमरे में भी दाखिल हुआ था। इसका मतलब वह जीव और कोई नहीं बल्कि बुआ की आत्मा थी। मेद उसी रात गांव में आया। तब सारी वारदात मैंने उसे बताई और उसे यह भी कहा कि इस हवेली को भूल कर भी मत बेचना, भले ही बुआ की मृत्यु क्यों ना हुई हो, परंतु बुआ की आत्मा अभी भी इस हवेली में रहती है, जिसका उदाहरण हमें कल रात को मिल गया था। मेद ने मेरी बात सुनी और हवेली बेचने का विचार रद्द कर दिया। जो बात मेरे साथ उस रात हुई, उस बात को मैं कभी नहीं भूल सकता। जो बात बुआ मेरे बचपन में कहती थी कि यह हवेली मेरी है और इस हवेली को छोड़ के मैं कभी नहीं जाऊंगी, वो आखिरकार बुआ ने सच कर दिखाई और आज भी उस हवेली में मेरे बुआ की आत्मा रहती है। आज भी वो हवेली सूनी है और वहाँ पर कोई नहीं रहता।